हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे आज के एडिटोरियल सेशन में। एंड आज है 18 मई। तो आज हम डिस्कस करेंगे इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में जो रिलेशंस हैं उसको डिस्कस करेंगे एंड उसके बाद हम हेल्थ के बारे में जानेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो उसको सब्सक्राइब कीजिए एंड हमारे इंस्टाग्राम के पेज को फॉलो कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला जो आर्टिकल है, गेटिंग इंडिया बैक टू अफगान हाई टेबल, तो ये विवेक कारजू के द्वारा लिखा गया है। तो आप इसे GS2 के साथ रिलेट कर सकते हैं, इंडिया एंड इट्स नेबरिंग रिलेशंस के साथ। तो देखिए, मैं आपको पिछली स्टोरी बताता हूँ। USA और तालिबान के बीच में एक डील हुई थी। वो डील में क्या था कि जो फोर्सेस थी, जो USA की फोर्सेस थी, उन्होंने अफगानिस्तान को छोड़ के जाना था एंड वापस अपने घर जाना था। एंड उसके बाद वो एक्चुअली हुआ नहीं, कुछ हद तक हो गया। एंड तालिबान और USA के बीच में अभी भी जो डील है वो प्रॉपर नहीं हो पा रही है। उसका रीज़न मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। देखिए, वो तालिबान को, ये USA जो तालिबान को कह रहा है कि आप अफ़गानिस्तान को यूज़ मत कीजिए हमारे अगेंस्ट। एंड क्योंकि तालिबान ने काफ़ी हद तक जो USA का, सॉरी, अफ़गानिस्तान का एरिया कवर किया हुआ है एंड वो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। उसके बाद बताता हूँ क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जो अफ़गानिस्तान है तालिबान के रिलेशंस अच्छे नहीं है। एंड अफ़गानिस्तान ने कहा था कि हम, डील हुई थी उनके बीच में, तो कहा था कि हम आपके 5,000 मिलिटेंट्स को छोड़ेंगे एंड आप बदले में हमारे 1,000, अराउंड, मैं बता रहा हूँ राउंड फिगर है कि 1,000 जो अफ़गानी सोल्जर्स हैं आप उनको छोड़ें। तो 5,000 तालिबानी मिलिटेंट्स एंड 1,000 अफ़गानी सोल्जर्स आपस में, मतलब, उनको छोड़ा जाए। एंड वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है क्योंकि वो किसी जो एंड पे नहीं जा रहे हैं एंड वो डील पूरी नहीं हो पा रही है। रीज़न क्या है कि इनके बीच में जो रिलेशंस हैं वो अच्छे नहीं हैं बिल्कुल भी। एंड मैं आपको और बताऊं कि तालिबान एक्चुअली है कौन से, तालिबानीज है क्या। तो जो तालिबान वाले हैं, जो मैंने यहाँ पर फोटो शेयर की है, ये उनका लोगो है, वो एक्चुअली इस्लामिक एमिरेट्स हैं। किसके? अफगानिस्तान के। आपने ये याद रखना है। मुझे पता है आपके दिमाग में चल रहा होगा कि शायद तालिबान कोई ऐसे स्टेट है, कहीं स्टेट है जो उन्होंने बना के रखी है, बट ऐसा नहीं है। वो एक्चुअली आप कैसे कह सकते हैं कि एमिरेट्स है ऑफ अफगानिस्तान। एंड वो कौन कौन से हैं? सुन्नी इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट हैं जो पॉलिटिकल मूवमेंट्स करते रहते हैं एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है इनकी अफगानिस्तान में। एंड इनके जो लीडर हैं वो है मौलवी हिब्बातुल्लाह। एंड ये जो तालिबान का जो पूरा एजेंडा था, ये कब फाउंड किया गया था? तो अक्टूबर 1994 में, एग्जैक्ट डेट है 10 अक्टूबर। एंड वो अपने याद रखना ये। एंड ये तालिबान वाले एक्चुअली है कि ये, ऐसे सिंपल भाषा में कहूँगी, ये ग्रुप्स हैं, मिलिटेंट ग्रुप्स हैं जो अफगानिस्तान में अपना डेरा जमा के बैठे हुए हैं। एंड ये है एक्चुअली अफगानिस्तान ही, बट ये तालिबान इनको कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर पश्तून्स जो हैं ये ज़्यादातर हैं। एंड और भी हम उज़्बेक्स भी इसमें, इनमें इन्वॉल्व हैं। तो मैं आपको बताता हूँ अफगानिस्तान और तालिबान के बीच में रिलेशन क्यों ख़राब है। हुआ ये है कि अफगानिस्तान का एरिया, अराउंड 40% जो एरिया है वो अफगानिस्तान वालों ने, मतलब अफगानिस्तान का एरिया कवर किया हुआ है। किन्होंने? तालिबानियों ने। एंड आप देख सकते हैं जो पीच कलर आप देख रहे हैं, ये वाला, ये जो मैं रेड से मार्क कर रहा हूँ हेलमंड के, ये आप सारा देख रहे हैं जो पीच का ये एरिया, सारा ये एरिया किसने कवर किया हुआ है? तालिबान ने। एंड वो कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं इनके बीच में एंड वो मैं आपको आगे बताऊंगा कॉन्फ्लिक्ट्स कैसे होते हैं इनके बीच में। देखिए, कुछ दिनों पहले अफगानिस्तान में इलेक्शंस हुए थे। कब हुए थे? सितंबर में हुए थे। ये आपने याद रखना है, सितंबर में जब इलेक्शन हुए, किसके? प्रेसिडेंट इलेक्शन हुए। किन किन दो के बीच में हुए? दो कैंडिडेट से, एक तो थे अब्दुल्ला और दूसरा अशरफ घानी। एंड इनमें बता दूं कि वैसे तो रिजल्ट्स कितने दिनों में आया था? हफ्ते, डेढ़ हफ्ता, 2 हफ्ता, महीने के बीच में आ जाएगा। इनका रिजल्ट्स 5 महीने बाद आया। कब आया? मार्च में जाके आया। एंड जीता कौन? तो अशरफ घानी जीते। एंड पहले भी यही थे, 2014 में ये जीते एंड अभी भी यही जीते हैं। तो बट अब्दुल्ला ने ये कह रही थे कि देखिए ये बिल्कुल गलत हुआ है मेरे साथ एंड कोई ना कोई हेरा फेरी हुई है क्योंकि इतने टाइम ले गया ये। एंड उन्होंने भी 9 मार्च को 2020, पिछले कुछ महीनों में, इन्होंने भी जो शपथ ले ली एंड अपने आप को प्रेसिडेंट घोषित कर दिया कि मैं भी प्रेसिडेंट हूँ। 2 प्रेसिडेंट एक समय अफगानिस्तान, मतलब ये आ गया था मार्च में कि 2 प्रेसिडेंट हो चुके थे। बट कुछ टाइम पावर शेयरिंग एग्रीमेंट दोनों के बीच में साइन हुई एंड उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट था वो रिजॉल्व हुआ। एंड उसके बाद मैं आपको बता दूं कि तालिबान और अफगानिस्तान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्यों है। देखिए, पहले USA और तालिबान के बीच में जो मैंने कहा था डील हुई थी कि आप तालिबान छोड़ दीजिए, मतलब अफगानिस्तान छोड़ दीजिए। USA को कहा था तालिबान वालों ने, उल्टा में USA ने भी कहा था तालिबान को कि आप अफगानिस्तान को यूज़ मत कीजिए हमारे अगेंस्ट।
एंड बट वो डील प्रॉपर नहीं हो पाई, उसका स्टेटस अभी क्लियर नहीं है। रीज़न यही है कि जो तालिबान और अफगानिस्तान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट, अब आप मेरे से पूछेंगे कॉन्फ्लिक्ट कैसा कॉन्फ्लिक्ट, तो मैं आपको बता दूं ये जो मैंने यहाँ पर पिक शेयर की हुई है ये कुछ दिनों पुरानी है एंड इसी महीने की है, जब तालिबान वालों ने जो हॉस्पिटल था जहाँ पर डिलीवरी होती हैं उस हॉस्पिटल के पास एक कार, बिल्कुल ही मतलब बम से भरी हुई कार, वो वहाँ पर यहाँ फटी, उसका विस्फोट हुआ एंड कई बच्चों की मृत्यु हो गई वहाँ पर। मैंने ये एक शेयर भी की एक बच्चे की एंड आप मानेंगे नहीं 7-7 घंटे 4-4 घंटे, मतलब अभी अभी जो हुए थे बच्चे वो तुरंत ही मर गए थे जैसे ही ये बम की आवाज़ आई एंड धमाका इतना ज़्यादा स्ट्रांग था। तो वो तालिबान वालों ने अफगानिस्तान में किया एंड उसके बाद उन्हें माना भी कि ये हमने किया एंड उसके बाद जो मेन मुद्दा जो आज का डिस्कस करने का कि यूएन की मीटिंग हुई थी ताकि वो अफगानिस्तान में जो पीस है वो बना के रखें एंड उसको बरकरार रख के आगे आने वाले समूह में भी। एंड उसके बाद उन्होंने मीटिंग में टोटल 6 यानी को बुलाया था। कौन कौन से कंट्रीज थे? ईरान, चाइना, पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान एंड ताजिकिस्तान। अच्छा, इनको बुलाने का मकसद क्या था? क्योंकि ये जो बॉर्डर शेयर करते हैं किन के साथ? अफगानिस्तान वालों के साथ। एंड एक और बच्चे रीज़न बता दूं आपको कि इंडिया को नहीं बुलाया, जो सबसे बड़ी बात है इस आर्टिकल में यही बताया कि इंडिया को यहाँ पर क्यों नहीं बुलाया। देखिए, इंडिया की जो बाउंड्री है वो भी शेयर करती है अफगानिस्तान के साथ, आप जानते हैं, चाहे बहुत ही कम हो बट जरूर करती है। एंड उसके बाद इंडिया वालों ने हमेशा जो है अफगानिस्तान का साथ दिया है, क्योंकि 2001 से लेकर अफगानिस्तान का साथ देती आ रही है। जब हमारे पास वो 29/11 का केस सामने आया था, जो प्लेन क्रैश हुए थे ट्विन टावर्स में, तो उसका केस जब हमारे सामने आता है, इंडिया ने वहाँ पर अफगानिस्तान की मदद की, बट यहाँ पर उनको मीटिंग में शामिल नहीं किया जो पीस बरकरार रखना है अफगानिस्तान में। एंड उसका मैं आपको रीज़न बताता हूँ क्यों नहीं किया एंड क्यों करना चाहिए था। देखिए, एक पुरानी कहावत है कि पुटिंग ऑल एग्स इन वन बास्केट, और ये जो कहावत है ये कहा जाता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए कि अगर आप बास्केट में सारे अंडे एक बास्केट में डाल देंगे ना, वो बाई चांस बास्केट गिर जाती है आपके हाथों से, तो वो सारे अंडे टूटने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसलिए कहा जाता है कि पुटिंग ऑल एग्स इन वन बास्केट इज़ नॉट अ गुड थिंग। आप ऐसा मत कीजिए, इसको अवॉइड कीजिए। एंड इंडिया वालों ने भी ऐसा यही किया, ठीक है, यही चीज़ बरती है। रीज़न उन्होंने क्या किया, उन्होंने सारे अंडे अशरफ गानी के बास्केट में डाल दिए। एंड इसका रीज़न क्या है? देखिए, अशरफ गानी, इंडिया चाहते थे कि जो हमारे अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट है वो अशरफ गानी बने। एंड इवन कि जब इलेक्शंस हुए थे रिजल्ट नहीं आया था, तो इंडिया वालों ने डिक्लेयर कर दिया था कि अशरफ गानी ही बनेंगे प्रेसिडेंट एंड इनको मुबारकां भी दे दी थी उस टाइम एंड इनको उस चीज़ के लिए कि आप विजेता हैं, आप ही जीतेंगे। एंड बट इंडिया को यहाँ पर समझना चाहिए कि देखिए, यहाँ पर जो हमारे अशरफ गानी हैं सिर्फ वही अफगानिस्तान का हिस्सा नहीं है, हमारे पास यहाँ पर और भी हैं जिनका नाम है तालिबानीस। एंड उसके बाद हमारे अब्दुल्ला उनका भी बहुत बड़ा हाथ है, ठीक है। तो इंडिया वालों को इनको भी पूछना चाहिए, इनको भी देखना चाहिए, तभी वो अफगानिस्तान को अपने हाथों में लेते हैं, उनके साथ जो रिलेशंस है और अच्छे बना सकेंगे। एंड देखो, आपको मैं एक बार ये बता दूं कि 2014 की बात है ये, अशरफ गानी जब प्रेसिडेंट थे उस समय, एंड उन्होंने फॉरेन पॉलिसी निकाली, उन्होंने फॉरेन पॉलिसी शेयर की। एंड उस पॉलिसी में ये बताया था कि सॉर्ट ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स करके बताया था कि कौन कौन सी जो कंट्रीज हैं, मतलब जितना कम कॉन्सेंट्रिक सर्कल, मतलब कॉन्सेंट्रिक सर्कल 1, ठीक है, आप ऐसे जान ले 1 2 3, ठीक है, 4, मतलब जो जितना पास था वो उतना ज़्यादा अफगानिस्तान के लिए अच्छा था, सेफ था। बट उन्होंने इंडिया वालों को कौन से सेंटर पे डाला? 4th सेंटर पे, मतलब बिल्कुल ही एंड में डाला कि आप मतलब उन्होंने ये मतलब इस चीज़ से घोषित करने की कोशिश की कि इंडिया और अफगानिस्तान के रिलेशंस इतने अच्छे नहीं हैं। एंड उसके बाद अशरफ गानी की जो मीटिंग थी वो कैंसिल होनी चाहिए थी। अशरफ गानी को चाहिए था कि हम वो जानते हैं कि इंडिया उनकी जो सहायता कर रहा है, काफ़ी सालों से उनकी मदद कर रहा है एंड उनके पक्ष में बोलता है, तो अशरफ गानी को यहाँ पर मीटिंग को कैंसिल करना चाहिए था, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया। इवन के अगले ही दिन ज़ल्मे खलीलजाद जो यूएस के नेगोशिएटर हैं, अफगान की तरफ से बोलते हैं पीस नेगोशिएटर, एंड उन्होंने जो हमारे यहाँ पर सिक्योरिटी जनरल है इंडिया को, उन्होंने सॉरी फील किया एंड कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। बट देखिए, हमें यहाँ पर एक्शंस की तरफ बात करनी पड़ेगी एंड सिर्फ बातों में नहीं, हमको टाइम निकालना चाहिए। उन्होंने इवन द हिंदू से बात को तो ये एक स्पेशल सॉर्ट ऑफ सीक्रेट सिग्नल दिया कि इंडिया और अफगान को आपस में बातें करनी चाहिए
एंड उसका रीज़न क्या है कि देखिए इंडिया सिर्फ एक चीज़ को जानती है, वो है अशरफ अशरफ गानी, ठीक है, और दूसरों को वो नज़रअंदाज कर देती है, दूसरों को वो देखती भी नहीं है। एंड इंडिया को यहाँ पर ये सोचना पड़ेगा कि अगर आपको अफ़गानिस्तान को अपनी तरफ करना है, वहाँ पर तालिबानीज़ को एंड अब्दुल्ला अब्दुल्ला के जितने ही मेंबर्स हैं उनकी जो कैसे कह लीजिएगा उनकी जो क्राउड है, उनकी जो पीपल है, उनको भी अपनी तरफ करना पड़ेगा। एंड अगर मैं बात करूँ इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड देखिए वो तालिबान को एज अ टेररिस्ट मानती है, ठीक है, ये आपको मैं बता दूं टेररिस्ट मानती है। एंड ये कहती है कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करती है, हम इनको मानेंगे नहीं, ना हम इनसे बात करेंगे। ये इंडिया वालों ने साफ साफ कहा है। इवन कि अगर इंडिया सॉरी मतलब अगर यूएसए और तालिबान के बीच में ये डील साइन हो जाती है, प्रॉपर हो जाती है, एंड वो अफगानिस्तान छोड़ के चले जाते हैं वहाँ से, तो वो वहाँ पर फिर से अफगानिस्तान में जैसा 1996 और 2001 में जो क्राइसिस थे या ऐसे कह लो जो हालात थे वो फिर से बन जाएंगे। एंड 1999 में क्या हुआ था कि प्लेन हाईजैक किया था जब हमारे इंडिया वालों का, एंड उन्होंने कहा था कि बदले में आप कुछ टेररिस्ट को रिहा कीजिए। एंड उस टाइम इंडिया और तालिबान के रिलेशंस बिल्कुल भी नहीं थे कि बात किससे करें। देखिए पहले नेगोशिएशंस तभी होती हैं जब हम किसी से बात करेंगे, ठीक है ना, वो नेगोशिएशन तभी होएगी अगर हम किसी से बात करेंगे, अगर हम उनसे टेबल टॉक करेंगे। वो बात की नहीं थी तो वहाँ पर नेगोशिएशन का मौका ही नहीं मिला, एंड उनको फिर टेररिस्ट रिहा करने पड़े, ठीक है ना। तो देखिए यूएसए भी तो बात करता ही है तालिबान से, उन टेबल टॉक उनसे भी तो करता ही है, यूएसए भी तो करता है। तो इंडिया को क्या प्रॉब्लम है, इंडिया क्यों नहीं कर रहा तालिबान से। एंड इंडिया को चाहिए कि अगर ठीक है हम मानते हैं कि इंडिया सपोर्ट नहीं करेगी तालिबान के एक्शंस को, बट उनसे कम से कम पीस टॉक तो बैठ के करे, जिससे कि मतलब क्या कि अफगानिस्तान के साथ हमारे और रिलेशंस हैं वो ठीक हो सकेंगे। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है एंड उसके बाद जो ऐसा कॉन्फ्लिक्ट आएगा तो उसे अफगानिस्तान और इंडिया मिलके ठीक करेंगे। एंड दूसरा एक और प्रोपेगेंडा यहाँ हमारे सामने आता है कि अगर पाकिस्तान सॉरी अगर इंडिया और तालिबान के रिलेशंस कुछ हद तक अच्छे हो जाते हैं एंड वो एक दूसरे का कहना मान लग जाते हैं, तो हो सकता है कि मतलब अफगानिस्तान के ऊपर पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस कम हो जाएगा, ठीक है ना। ये बहुत बड़ा मुद्दा है क्योंकि वो खुद कहते हैं, तालिबान वाले खुद कह रहे हैं कि हमारा जो है पाकिस्तान के साथ कोई लेना देना नहीं है, हम उनके जो है पपेट्स नहीं है, हम उनके कठपुतली नहीं है। तो यहाँ पर इंडिया वालों को सोचना चाहिए कि अगर आपको इंडिया और अफगानिस्तान के रिलेशंस अच्छे बनाने हैं तो आपको सभी को साथ में लेकर चलना पड़ेगा, चाहे वो तालिबानीज हो, चाहे वो अशरफ गानी की जो सरकार हो, या फिर अब्दुल्ला अब्दुल्ला की जो क्राउड है, वो सभी को लेके यहाँ पर चलना पड़ेगा। तभी आप अफगानिस्तान को अपनी तरफ कर पाएंगे एंड तभी आप अफगानिस्तान के जो उनकी नज़र में अच्छे बन पाएंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे अगले आर्टिकल की तरफ। हमारा अगला आर्टिकल हेल्थ के साथ रिलेटेड है। हाल ही में आपको पता है कि 20 लाख करोड़ का पैकेज जो है जो सरकार ने निकाला है वो उसके साथ रिलेटेड है। एंड इसमें राइटर कहना क्या चाह रहे हैं कि 20 लाख करोड़ का आपने लॉन्च तो कर दिया, ठीक है ना, एंड 20 लाख करोड़ कितना बनता है, 10% बनता है इंडिया जीडीपी का। एंड उसका मतलब क्या है, वो किस किस काम के लिए यूटिलाइज होएगा, टू जॉब्स रिस्टोर एंड टू इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हम रिवाइव कर पाएंगे। मेन मुद्दा यही है कि हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को रिवाइव कर पाएंगे, फिर से दोबारा चला पाएंगे एंड फिर से जो इकोनॉमी है उसको पटरी पर लेकर आ पाएंगे। एंड जिससे क्या है कि जो हमारी मनी प्रॉब्लम वो सॉल्व हो पाएगी, इकोनॉमिक प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगी। एंड तीसरा पॉइंट है कि टू एड्रेस कंसर्न्स ऑफ हंगर हम ठीक कर पाएंगे। एंड जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज है हम उनको सपोर्ट कर पाएंगे एंड जो फार्म इनकम्स हैं उसे वो इंक्रीज कर पाएंगे। तो मेन मुद्दा 2 लाख जो 20 लाख करोड़ का पैकेज निकालने का था, इन पॉइंट्स को माइंड में रखकर बनाया गया। बट यहाँ पर राइटर मेन पॉइंट आगे रखना चाहता है कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ गया, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ आपने देखा ही नहीं। मेन मुद्दा यहाँ पर क्या है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, आप उनको देख नहीं रहे हैं। आप बात कर रहे हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की, हम उनको रिवाइव करें। आप बात कर रहे हैं कि हम स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को ठीक करेंगे। आप बात कर रहे हैं कि जॉब्स रिस्टोर करेंगे। बट हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ पर गया, वो 20 लाख करोड़ के पैकेज में क्यों नहीं है? अगर है तो वो इतना कम क्यों है? रीज़न क्या है कि वो रीज़न अगर क्यों होना चाहिए, इंडिया को फोकस क्यों करना चाहिए? रीज़न ये है कि इंटरलिंक होएगा, ये सारे एक दूसरे के साथ इंटरलिंक हैं जिससे हम इकोनॉमी रिवाइव कर सकते हैं। इंटरलिंक कैसे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सरकार को अगर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करती है तो उससे फ़ायदा क्यों होएगा? देखिए अभी इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है हमारा, फ्रिजाइल। क्यों? क्योंकि ये एक्चुअली ब्रेकेबल है। ये एकदम से अगर हम कह रहे हैं कि अगर हमारा कोरोना वायरस के केसेस बढ़ जाते हैं, सरकार के हाथ खड़े हो जाएंगे। अगर एग्जांपल लेते हैं बिहार का, बिहार में अगर कोरोना वायरस फैलता है
तो क्या सरकार वहां पर हैंडल कर पाएगी, हमारा क्वेश्चन ये है। ठीक है, तो आंसर क्या है, नो, बिल्कुल भी नहीं कर पाएगी। आप बिहार को छोड़िए, यूपी को पकड़ लीजिए, पंजाब को पकड़ लीजिए, अगर यहाँ पर कोरोना वायरस इंक्रीज होता है तो यहाँ पर सरकार क्या है उसको हैंडल कर पाएगी, नहीं, कोई भी कर नहीं पाएगी, एंड वहाँ पर हैंडल करते करते फेल हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो फ्रजाइल है, वो प्रॉपर नहीं है। एंड अनदर बिग रीजन क्या है कि आप इकोनॉमी रिवाइव कैसे कर पाएंगे अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ ध्यान ही नहीं देंगे। एंड उसके बाद अगर राइटर कहना चाहता है कि हमारे पास सिर्फ एक ही इलाज है, हम इकोनॉमी रिवाइव कैसे करें रैदर दैन इतने बड़े पैकेज को लॉन्च कर, वो है वैक्सीन। अगर हमारा वैक्सीन बन गया बच्चे, अगर वैक्सीन तैयार हो गया, वैक्सीन के साथ क्या है कि जो फर्टिलिटी रेट है या डेथ रेट है वो डिक्रीज हो जाएगा, मतलब वो इंक्रीज नहीं होएगा डेथ रेट। अगर डेथ रेट इंक्रीज होता है, ठीक है ना, अगर डेथ रेट इंक्रीज होता है, इससे क्या होएगा नुकसान, इसमें पैनिक जनरेट होएगा पब्लिक के अंदर। अच्छा, अगर पब्लिक के अंदर पैनिक जनरेट होएगा, वो काम पर नहीं जाएंगे, वो घर पर ही बैठे रहेंगे। अगर घर पर बैठे रहेंगे तो फैक्ट्रीज नहीं चलेंगी, अगर फैक्ट्रीज नहीं चलेंगी तो प्रोडक्ट्स नहीं बनेंगे, अगर प्रोडक्ट्स नहीं बनेंगे तो इकोनॉमी रिवाइव ही नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पर सरकार को देखना पड़ेगा कि वैक्सीनेशन तैयार करें जिससे क्या डेथ रेट डिक्रीज हो, डिक्रीज होने के कारण लोग घर से बाहर निकलें, फैक्ट्रीज की ओर जाएं, फैक्ट्रीज चले, सामान बने, वो मार्केट में जाए, पैसों की जो वैल्यू है इंक्रीज हो, सप्लाई एंड डिमांड हो, जिससे क्या कि हम इकोनॉमी को रिवाइव कर पाएंगे। वरना 20 लाख करोड़ का पैकेज के साथ हम रिवाइव नहीं कर पाएंगे। एंड उसके बाद हमने एक और एस्टिमेशन लाई थी कि चाइना में अगर कंपनीज रीलोकेट करती हैं, हटती हैं, तो उसके बाद वो कहाँ पर जाएंगी, तो इंडिया वाले कहते हैं कि शायद वो हमारे पास आ जाएंगी, क्योंकि सबसे बड़ा इंडस्ट्री हब चाइना के बाद हमारा ही आ जाता है नाम। एंड बट जो हम पुराने रिपोर्ट्स को देखें, रीसेंट स्टडीज़ को देखें, कंपनीज कह रही हैं कि हम दोबारा लोकेट करेंगे आशियन कंट्रीज़ में। एंड आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि आशियन कंट्रीज कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी 10 कंट्रीज हैं, वो आपने नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। एंड उसके बाद इंडिया को क्यों नहीं ऐसा कह रहे हैं कि क्यों नहीं सेंटर बनाएंगे ऐसे इंडस्ट्रीज़ का, रीज़न सबसे बड़ा है कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ है वो अनप्रिडिक्टेबल है, सबसे बड़ा पॉइंट। एंड यहाँ पर क्या, वीक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है ना, एंड वीक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण यहाँ पर वो नहीं चाह रही कंपनीज की इंडिया में आए। एंड उससे सबसे बड़ा जो इंडिया ने मार खाई है वो है प्राइवेट हॉस्पिटल से, क्योंकि इवन जो मोदी सरकार कह रही थी हम सब कुछ प्राइवेट बना देंगे, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा सामान प्राइवेट हॉस्पिटल्स के हाथ में दे दिया। एंड बट हमने यहाँ पर कुछ दिनों में जो जैसे जैसे कोरोना वायरस फैला, हमने देखा कि वो इंडिया वालों की हेल्प नहीं की गई प्राइवेट हॉस्पिटल्स के द्वारा, एंड उन्होंने इतना हेल्प नहीं किया। हाँ, कुछ कुछ हॉस्पिटल्स ने हेल्प किया, बट मेजॉरिटी हॉस्पिटल्स ने पीछे हाथ कर लिए जब बात आई कोरोना वायरस को हैंडल करने की। एंड यहाँ पर इंडिया वालों को सोचना पड़ेगा कि सभी चीज़ें प्राइवेट सेक्टर में नहीं डालकर खुद पब्लिक सेक्टर में भी डालें, सरकारी हॉस्पिटल्स को इंक्रीज़ करें, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करें और इम्प्रूव करें, ताकि जो ऐसे प्रॉब्लम्स ना आ सकें किसी भी हालात में। एंड उसके बाद देखिए 20 लाख करोड़ का पैकेज तो बना, 10% GDP तो यहाँ पर तैयार हो गया है। एंड सरकार हर साल क्या है बजट में से कुछ हिस्सा निकालती है, किसके लिए, हेल्थ केयर के लिए, ठीक है ना, ये तो आपको पता ही है। वो हेल्थ केयर, अगर मैं आपको बात करूं, सपोज आप मान लें 1,000 करोड़ है, ठीक है ना, सरकार ने कहा था कि 1,000 करोड़ हमने हेल्थ पैकेज निकाला था इस बार बजट में, बजट 2020 में। एंड बच्चे उसी पैसों में से क्या करिए सरकार, पीपीईज जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हैं उनको बना रही हैं, उनको और प्रोक्योर कर रही हैं, उनको बनाने की कोशिश कर रही हैं, एंड वेंटिलेटर्स उनमें से बन रहे हैं। तो अगर हम इन पैकेजेस को यहाँ पर यूज़ करने लग गए, अगर हम और हमारे पास कौन से केस होते हैं, मोर्टेलिटी रेट, मैटरनिटी रेट, चिल्ड्रंस, उनके माल न्यूट्रिशन को कैसे हैंडल करना है, उनकी वैक्सीनेशन, अगर हम इनको पीपीईज को, वेंटिलेटर्स को इन बजट के साथ यूज़ करने लगे, तो जो हमारे ये प्रॉब्लम्स जो काफ़ी सालों से हमारी इंडिया में घूम रही है, बच्चों को लेकर, प्रेग्नेंट लेडीज़ को लेकर, तो हम उनको कैसे सॉल्व करेंगे। इससे क्या होएगा नुकसान, इससे ये चीज़ें इंक्रीज होने लग जाएंगी, इससे और नुकसान होएगा देश का। तो यहाँ पर राइटर ने एक सुझाव दिया कि आप ऐसा करें, आप डिफरेंट स्टिमुलस हेल्थ पैकेज निकालें जो 1% हो जीडीपी का, रेदर देन 10%, आप 1% जीडीपी का निकालें सिर्फ हेल्थ के लिए, एंड जिसमें 70%, अगर हम 100% बात करें टोटल, तो 70% वो प्राइमरी हेल्थ सेक्टर में यूटिलाइज हो, जिससे क्या होगा कि हम यूनिवर्सल जो हेल्थ कवरेज है उसको बरकरार रख सकें, उसको और इम्प्रूव कर सकें। होप आपको ये समझ आ गया होगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।